डियर व्यूअर्स, ये कहानी हमें बताती कि हम जितने बड़े मर्जी ओहदे पर पहुंच जाए, हमें अपने माँ बाप को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक शानदार कोठी में अपने खानदान के साथ रहते थे। एक दिन उनके बंगले पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसके सर पर एक गठली रखी होती है। उस गठली में बच्चों के खिलौने और कुछ नई चादरें होती हैं। वो गेट पर खड़े गार्ड से कहती है, मुझे अंदर जाना है। गार्ड उसे रोक लेता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या करने आई हैं और किससे मिलना चाहती हैं। तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैं तो तुम्हारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब की माँ हूँ और उन्हीं से मिलने के लिए गाँव से आऊँ। ये सुनकर गार्ड हैरान रह जाता है क्योंकि इस बूढ़ी अम्मा की हालत बहुत ख़राब थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और सर पर गठरी रखी थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बकारी हो। गार्ड को उसकी बात का यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे एक तरफ साए में बिठा देता है और अंदर जाकर अपने साहब को सारी बात बता देता है। जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब जी सुनते हैं तो फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। उनके साथ उनकी बीवी भी बाहर आती है। गेट के पास बैठी अपनी माँ को असिस्टेंट कमिश्नर साहब पहचानने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, देखिए मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है और यहाँ क्यों आई हैं। लेकिन माँ तो अपने बेटे को देखते ही पहचान लेती है। वो समझ जाती है कि मेरा बेटा अब कामयाब हो गया और गरूर में मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। ये सब देखकर अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, ठीक है बेटा, मुझे माफ़ कर देना, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है, शायद मेरा बेटा कोई और ही है, बुढ़ापे में याददाश्त भी साथ नहीं देती। ये कहकर वो वापस जाने लगती है और उसका बेटा भी अपनी बीवी के साथ अंदर चला जाता है। मगर जाने से पहले वो अपनी गठली पास लाती है और गार्ड से कहती है, बेटा मेरे लिए एक ख़त लिख दो। गार्ड अम्मा के कहने पर ख़त लिख देता है। फिर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, ये ख़त अपने साहब को ही दे देना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आखिर उस बूढ़ी माँ ने ख़त में क्या लिखवाया था और क्यों उसके बेटे ने माँ को पहचानने से भी इनकार कर दिया था, आइए जानते हैं पूरी हकीकत को इस कहानी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब चलते हैं कहानी के आगाज़ की तरफ। दोस्तों, ये कहानी पाकिस्तान के एक गांव की है। वहाँ एक मियाँ बीवी रहते थे। शोहर का नाम अब्दुल रऊफ और बीवी का नाम खदीजा बीबी था। उनकी शादी को 8-10 साल हो चुके थे, मगर अभी तक औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। वो दोनों बहुत परेशान रहते। जिस हकीम या डॉक्टर का कोई भी बता देता वहाँ जाकर इलाज करवाते और जिस दरबार या मज़ार के बारे में कोई कह देता वहाँ जाकर दुआएं मांगते, नज़र न्याज करते ताकि अल्लाह ताला इन्हें औलाद के नेमत अता करे। कुछ वक्त यूँ ही गुजर गया। फिर एक दिन खदीजा बीबी को खबर मिली कि वो माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर उन्होंने फ़ौरन अपने शोहर अब्दुल रऊफ को खुशखबरी सुनाई। ये खबर सुनते ही दोनों खुशी के मारे झूम उठे। अब्दुल रऊफ तो बरसों से औलाद ना होने को दुख में मुब्तला था और इस गांव में शराब पीने का आदी हो चुका था। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि अब उसके घर में भी नन्हे मेहमान की आमद होने वाली है तो खुशी के मारे और भी ज़्यादा शराब पीने लगा। वक्त गुजरता गया और खदीजा बीबी की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। मगर जैसे जैसे वो दिन करीब आया, अब्दुल रऊफ को पता चला कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका जिगर बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने का मेहमान है और ये बीमारी वो इलाज भी नहीं करा सकता क्योंकि वो गरीब लोग थे और इतना पैसा कहाँ से लाते। पैसा ना होने की वजह से वो अपनी बीमारी के बायस बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। दिल ही दिल में घुट घुट कर जीता रहा, लेकिन अपनी बीवी को इस बारे में कुछ खबर ना होने दी। फिर डिलीवरी का वक्त आ गया और खदीजा बीबी ने एक फूल जैसे बेटे को जन्म दिया। बेटे की पैदाइश पर घर में खुशी का समाशा आ गया। इधर अब्दुल रऊफ अपनी बीमारी को लेकर परेशान था, लेकिन दिल में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे औलाद तो नसीब हो गई है, अब मेरा सिलसिला तो चलता रहेगा। ये सोचकर उसने खुशी के मौके पर और ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दी। मगर ज़्यादा शराब नोशी ने उसकी बीमारी को और तेज़ कर दिया और एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। अब घर में एक तरफ बेटी की पैदाइश की खुशी थी तो दूसरी तरफ शोहर के मौत का गम। खदीजा बीबी को एक बेटा मिला, लेकिन साथ ही अपने शोहर को खो दिया। इस हादसे ने उसे सख्त सदमे में डाल दिया। वो सोचने लगी कि अब मैं अकेले अपने बेटे की परवरिश कैसे कर सकूंगी। कुछ दिनों तक तो मोहल्लेदार और रिश्तेदार उसकी मदद करते रहे, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद सब ने हाथ खींच लिया। यूँ खदीजा बीबी बिल्कुल तनहा रह गई और अपने बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर उसके कंधों पर आ गई। अपने और बेटे के पेट पालने के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। उसका शोहर एक दिहाड़ीदार मजदूर था। उसके पास ना ज़मीन थी ना खेत खलियान, बस गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान था जो विरासत में मिला था। खदीजा दूसरे के घरों में बर्तन, झाड़ू पोंछा और कपड़े धोने जैसे काम करके मजदूरी से अपने बेटे को पालने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसका बेटा बड़ा होने लगा
उसका नाम उसने अंसार रखा था। अंसार अब स्कूल जाने लगा और उधर उसकी माँ घरों में मजदूरी करने जाती रही। वो घरों में काम करके उसकी फीस वक्त पर जमा करवा दिया करती थी। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी के दिन गुजरते गए। अंसार अब 10वीं जमात में पहुंच चुका था। एक दिन उसकी माँ उसे स्कूल लेने आई हुई थी, तो रास्ते में अंसार ने अपनी माँ से कहा, अम्मा आप अब मुझे स्कूल लेने मत आया करें, क्योंकि जहाँ सब बच्चे आपको देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं तेरी माँ तो लोगों के घरों में बर्तन धोती है, तू तो एक नौकरानी का बेटा है। असल में खदीजा बीबी ने अपने बेटे का दाखिला एक बड़े और अच्छे स्कूल में करवाया था, और जिन घरों में वो काम करने जाया करती थी, इन घरों के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते थे। वो बच्चे अंसार से कहते, तेरी माँ तो हमारे घर झाड़ू पोछा करने आती है और तू तो नौकरानी का बेटा है। तू बहुत गंदे हाल में रहता है, हमारे साथ ना बैठा कर, तुम लोग गंदे हो। अपने 14 साल के बेटे के मुंह से इतनी तलख और शर्मनाक बातें सुनकर खदीजा बीबी पहले तो बहुत गुस्से में आई, लेकिन फिर सोचा कि शायद बेटे को भी ये सब बुरा लगा होगा, इसलिए वो मुझसे ऐसे कह रहा है। तो अपने बेटे से कहने लगी, ठीक है बेटा, अब वैसे भी तू बड़ा हो गया है, अब तो खुद ही स्कूल आ जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता अंसार के स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। पढ़ाई में वो बहुत ज़हीन था। उसके उस्ताद भी खदीजा बीबी से कहा करते थे कि आपका बेटा बहुत लायक है, ये आगे चलकर ज़रूर किसी बड़ी पोस्ट तक पहुंचेगा। ये सुनकर खदीजा बीबी को भी यकीन होने लगा कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम ज़रूर रोशन करेगा। वो अक्सर अपने बेटे से कहती थी, बेटा तुम्हें पढ़ लेकर एक बड़ा अफसर बनना है। और दोस्तों, अंसार भी अपनी माँ के इस ख्वाब को पूरा करने में लग गया। आगे की पढ़ाई के लिए उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा मुझे अब शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, लेकिन शहर में पढ़ाई के लिए खर्चा भी ज़्यादा आएगा। इस पर माँ ने कहा, बेटा तू पैसों की फिक्र न कर, मैं आज 3 घरों में काम कर रही हूँ, कल से 5 घरों में काम कर लूँगी। मैं काम के लिए अपने घरों की तादाद बढ़ा लूँगी, लेकिन तुझे पैसों की तंगी कभी नहीं आने दूँगी। बस तू जी जान और लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना। ये कहकर अंसार पढ़ने के लिए शहर चला गया। अब माँ हर महीने 8 से 10 हज़ार रुपये उसके खर्चे के लिए भेज दिया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल हो गई। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उसने सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कोचिंग भी शुरू कर दी, क्योंकि अंसार ने बचपन से ही अपने घर की गुर्बत और तंगदस्ती देखी थी, इसलिए वो बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई पर फोकस करता रहा। अल्लाह के फजल से एक दिन उसकी मेहनत रंग ले आई और वो एक असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर बनते ही उसने सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। ये खबर सुनने के बाद खदीजा बीबी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरे मोहल्ले में वो डंडोरा पीटने लगी, मेरा बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है, मेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है। मगर मोहल्ले के लोग उनकी बात का यकीन न करते। वो समझते कि ये बुढ़िया बुढ़ापे में पागल हो गई है और उल्टी सीधी बातें कर रही है। वो कहते हैं इसका बेटा तो कई साल पहले उसे छोड़कर शहर चला गया था, ये गाँव वाली का बेटा भला असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बन सकता है। लोग उनका मजाक उड़ाते। मगर खदीजा बीबी को इस बात की बेहद खुशी थी कि उनका बेटा अफसर बन चुका है। कुछ अरसे बाद अंसार अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया। ट्रेनिंग के दौरान ही उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई और वो अपनी माँ को बताए बगैर इस लड़की से शादी भी कर बैठा। जब अंसार को इस लड़की से मोहब्बत हुई थी तो वो दोनों खूब बातें करते थे, मगर अंसार ने कभी उसे अपने फैमिली या अपनी बूढ़ी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने इस लड़की से ये कहा हुआ था कि मैं बिल्कुल यतीम हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद उसकी पोस्टिंग होगी। शादी तो वो पहले ही कर चुका था। फिर एक दिन उसने ये बात अपनी माँ को बता दी। यह सुनते ही खदीजा बीबी रोने लगी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी के बड़े ख्वाब सजा रखे थे और बेटे ने एक ही लम्हे में इन ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। उसके बाद माँ बेटे के दरमियान काफ़ी बातें हुई। अंसार ने अपनी माँ से कहा, अम्मा मैं अब इसी शहर में नौकरी कर रहा हूँ, मुझे रहने के लिए एक बड़ा शानदार सरकारी बंगला भी मिला है, मैं अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। उसने अपनी माँ को अपना पता भी दिया था। तो माँ ने कहा, बेटा तू मुझे कब लेने आएगा, कम अज़ कम मुझसे मिलने तो आ जा, अपनी बीवी से भी मिलवा कर एक बार बहू को तो दिखा दे। लेकिन अंसार हर बार बात को घुमा देता और कह देता, अम्मा वक्त आने पर मैं आपको भी ले आऊँगा और आपकी बहू से भी मुलाकात करवा दूँगा। इसी तरह 2 साल और गुजर गए। फिर एक दिन अंसार ने अपनी माँ को फ़ोन करके खबर दी, अम्मा मुबारक हो, आप दादी बन गई हैं, आपकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। जी सुनते ही बुढ़िया माँ के अरमान और भी बढ़ गए, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपनी बहू को भी नहीं देखा था और अब पोते की खुशी भी मिल गई थी।
ये सब सोचकर खदीजा बीवी की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने फिर अपने बेटे से पूछा, बेटा तू मुझे लेने कब आएगा? जहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में ये पागल हो गई है, जो हर किसी से कहती फिरती है कि मेरा बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है। अगर वो इतना बड़ा अफसर होता तो कब का मुझे अपने साथ ले गया होता, लेकिन इस पागल बुढ़िया को कौन समझाए। मगर इंसार फिर से बात को टाल गया। अम्मा, वक्त आने पर मैं सबके मुंह खुद ही बंद कर दूंगा। दोस्तों, अब वो दादी बन चुकी थी और दादी बनने की खुशी और उसके दिल में बहुत ज़्यादा थी। खदीजा बीवी के पास कुछ पैसे जमा थे। वो उन पैसों को लेकर खुद ही अपने बेटे से मिलने निकल पड़ी। इंसार ने जो बताया था वो नहीं जाता। सबसे पहले वो बाज़ार गई और अपनी बहू के लिए एक सूट खरीदा, अपने पोते के लिए खिलौने खरीदे और साथ कुछ मिठाई भी ले ली। ये सब सामान एक गठड़ी में बांधकर सर पर रखा और ट्रेन पकड़कर इसी शहर जा पहुंची जिसका पता इंसार ने दिया था। अब दोस्तों, अपने बेटे के घर को ढूंढने में इन्हें काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन चूंकि इन्हें अपने बेटे का नाम मालूम था और ये भी वो असिस्टेंट कमिश्नर है, तो उन्होंने रक्शे वाले से कहा, मुझे असिस्टेंट कमिश्नर इंसार के घर ले चलो, मैं उनकी माँ हूँ। पहले तो रक्शे वाले को यकीन ना आया, क्योंकि बुढ़िया बहुत ही गरीब हालत में थी। वो सोचने लगा, भला एक बड़े अफसर की माँ ऐसी हालत में कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी वो इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर के घर तक छोड़ाया और कहा, अम्मा उतर जाइए, ये वही अफसर का घर है। जिस अफसर से आप मिलना चाहती हैं उनका नाम भी बाहर दीवार पर लगी प्लेट पर लिखा हुआ है। जैसे ही खदीजा बीवी गेट के अंदर जाने की कोशिश करती हैं तो बाहर खड़ा गार्ड इन्हें रोक लेता और कहता है, अम्मा कहाँ घुसी चली आ रही हो, आपको यहाँ किससे मिलना है? तो बुढ़िया कहती है, बेटा मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है, मैं उनकी माँ हूँ। तुम जाकर अपने साहब से कहो कि उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आई है। पहले तो गार्ड को यकीन नहीं आता, लेकिन फिर सोचता है शायद वाकई ही उनकी माँ ही हो, तो वो अंदर जाकर खबर देता है। शाम का वक्त था। इंसार उसकी बीवी दोनों साथ बैठे हुए थे। गार्ड कहता है, साहब बाहर एक बुढ़िया आई हैं, वो खुद को आपकी माँ बता रही हैं और आपसे अभी मिलना चाहती हैं। ये सुनकर इंसार की बीवी चौंक जाती है और कहती है, आपने तो मुझसे कहा था कि आप यतीम हैं और इस दुनिया में आपका कोई नहीं, तो फिर ये माँ कहाँ से आ गई? इंसार घबराकर कहता है, मेरी कोई माँ नहीं, आओ चलकर देखते हैं ये कौन है। दोनों मियाँ बीवी बाहर निकलते हैं। जैसे खदीजा बीवी अपने बेटे को देखती हैं तो खुश होकर कहती हैं, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, सब्र नहीं हो सका तो खुद ही तो से मिलने आ गई। मगर इंसार फौरन कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, जाओ अपने बेटे को कहीं और ढूंढो। ये सुनकर खदीजा बीवी चौंक जाती हैं, लेकिन वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। इन्हें यकीन हो गया कि अब उनका बेटा कामयाब इंसान बनकर अपनी माँ की कोई उम्मीद नहीं समझ रहा, इसलिए मिलना भी नहीं चाहता। फिर वो अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटी कोई बात नहीं, शायद मुझसे ही गलती हो गई है, उम्र का तकाजा है, बुढ़ापे में आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए गलती से तुम्हारे घर आ गई। ये कहकर इंसार अपनी बीवी को साथ लेकर अंदर चला जाता है और उधर बुढ़िया अकेली दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। खदीजा बीवी गार्ड को बुलाती हैं और कहती हैं, बेटा क्या तुम मेरे लिए एक ख़त लिख सकते हो? गार्ड कहता है, ठीक है अम्मा, मैं लिख देता हूँ, बताओ ख़त में क्या लिखूँ? तो बुढ़िया उसे एक ख़त लिखवाती है और कहती है, जब मेरा बेटा बाहर आए तो ये ख़त चुपके से उसे दे देना और अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि अम्मा जहाँ से आई थी वहीं चली गई हैं। गार्ड ख़त अपने पास रख लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान था और आखिर उस खतून ने ख़त में ऐसी बातें क्यों लिखवाई हैं, क्योंकि ये बातें खदीजा बीबी ने इस ख़त में लिखवाई थी। इन्हें लिखने के बाद खुद गार्ड भी हैरान और परेशान रह गया। कुछ देर बाद असिस्टेंट कमिश्नर इंसार बाहर आते हैं और गार्ड से पूछते हैं, मेरी माँ कहाँ गई? तो गार्ड खत देते हुए कहता है, साहब आपकी माँ वहाँ चली गई हैं जहाँ से आई थी। इंसार खत जेब में रख लेता है और अंदर चला जाता है। वो घर के कामों में मसरूफ़ हो जाता है और खत पढ़ना भूल जाता है। रात को जब वो अपने कपड़े बदलकर नाइट ड्रेस पहनता है तो उसकी बीवी कपड़े उठाकर रखने लगती है। तभी उसकी जेब से वो खत निकलकर नीचे गिर जाता है। इंसार के सामने ही खत ज़मीन पर आता है तो उसे याद आता है कि ये तो माँ का खत है जो मैं पढ़ना ही भूल गया था। खत को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। इंसार की बीवी वो खत उठाकर पढ़ने लगती है। खत पढ़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो अपने शोहर की तरफ देखते हुए कहती है, आखिर तुम इतने पढ़े लिखे इंसान हो, अपनी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? एक वो माँ है जिसने तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर इस हाल तक पहुँचाया और एक तुम हो जो आज उसे पहचानने से भी इनकार कर गए।
मुश्किलों के बीच माँ ने मुझे पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया और आज मैंने उसी का ये सिला दिया कि उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये बात सुनकर वो अपनी बीवी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने शुरू में तुमसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन यही सच है कि वो मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पाला और पढ़ाया और इस काबिल बनाया। लेकिन वो अचानक यहाँ आ गई तो मैं घबरा गया कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, इसलिए मैंने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसकी बीवी उसे समझाती है कि ये बहुत गलत बात है, तुमने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला। बीवी की बातों पर इंसान बहुत ही जज्बाती हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि मैंने आज तक अपनी माँ के साथ जो भी रवैया अख्तियार किया है वो बिल्कुल गलत था। वो फैसला करता है कि सुबह सवेरे ही अपनी बीवी और बेटे को लेकर गाँव जाएगा, अपनी माँ से माफ़ी मांगेगा और इन्हें भी अपने साथ ले आएगा। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बुढ़िया अम्मा ने इस खत में ऐसा क्या लिखवाया था। दोस्तों, उस खत में बुढ़िया अम्मा ने लिखवाया था कि बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था कि एक दिन तू मुझे ही भूल जाएगा और पहचानने से भी इनकार करेगा, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अब बड़े आदमी बन गए और तुम्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं रही। तुम्हारा अपना एक ख़ानदान है, तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और ये भी दुआ करती हूँ कि कल को तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचानने से इनकार करे। ये सब बातें इस खत में लिखी हुई थी। अगले दिन दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों को लेकर इसी गांव पहुंचते हैं जहां अम्मा रहती हैं। उसके बाद निसार अपनी माँ के कदमों में गिर जाता है। वो अपनी माँ के कदमों में गिरकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और उसकी बीवी भी अपनी सास से माफ़ी मांगती है और कहती है, माँ, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं, और जब आप अचानक हमारे सामने आ गई तो ये घबरा गए और कुछ भी समझ नहीं पाए, इसलिए उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन पूरी रात इसी बात को सोच कर रोते रहे। इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। उसके बाद माँ की ममता भी जाग जाती है। वो अपने बेटे को गले लगा लेती है और अपने पोते को गोद में उठा लेती है। फिर पूरे मोहल्ले में कहती है, देखो, आज मेरा बेटा मुझे लेने के लिए वापस आ गया, जो कि एक बड़ा अफसर बन गया है। ये सब देखकर मोहल्ले वाले हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं, वाकई ये बुढ़िया सच कहती थी कि उसका बेटा अफसर है। उसके बाद इंसार अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आता है और अपने घर में रखकर उनकी बहुत अच्छी देखभाल करता है। उसकी बीवी भी, खदीजा बीवी, माँ के साथ नहायत अच्छा सलूक करती है और खदीजा बीवी अपने पोते के साथ दिन भर खेलते हुए खुश रहा करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें एक अफसर ने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि माँ ने सारी ज़िंदगी मुश्किलात सहकर अपने बेटे को पाला था। तो क्या कहना चाहेंगे इस अफसर के बारे में, इसकी माँ के बारे में आपकी क्या राय है और बीवी के बारे में आपकी क्या ख्यालात हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।